औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बाज़ार जो है वो किसी भी दिन 90,000 का लेवल टच कर लेगी एंड सजेशंस फ्रॉम द मार्केट्स आर कि बाज़ार 1 लाख का लेवल जो है वो एंड ऑफ ईयर से पहले भी देख सकती है। सो आज के प्रोग्राम में वी विल टॉक अबाउट द मार्केट एंड द इन्वेस्टर बेस एंड गोइंग फॉरवर्ड किन सेक्टर में किस तरह की ट्रैक्शन देखी जा सकती है। सो आज के प्रोग्राम को हमने तरतीब इस तरह दिया है। वी आर स्टार्टिंग विद शाहिद अली हबीब, ही हैपेंस टू बी द CEO ऑफ आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़। इसके बाद हम बातचीत करेंगे खुर्रम खान से, वो लाहौर के एक मायनाज एनालिस्ट हैं। उनकी बाज़ार में इन्वेस्टर बेस के ऊपर स्पेसिफिक थाट्स हैं और इस पर नज़र भी है। उनसे जानेंगे कि इन्वेस्टर बेस को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। और आखिर में हम बातचीत करेंगे ऑप्टिमस के हेड ऑफ रिसर्च से और जानेंगे कि ऑप्टिमस का क्या व्यू है बाज़ार के ऊपर। सो स्टार्टिंग विद शाहिद अली हबीब। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। ज़बरदस्त शाहिद साहब, माशाल्लाह मार्केट इज़ डूइंग वेरी वेल। BF बायो साइंसेज स्टॉक इज़ डूइंग वेरी वेल। वी जस्ट वांटेड टू हेयर फ्रॉम यू कि पास्ट में जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे कौन से फैक्टर हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है कि कौन से फैक्टर्स होंगे इकोनॉमी के जो बाजार हिस्से को ड्राइव कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने BF बायो साइंस की बात करी तो अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पांस इन द IPO of BF बायो साइंस। 2,928 investors have participated, which is a very good number of participation in the IPO. माशाल्लाह से मार्केट में एक्टिविटी होना शुरू हो गई है, मार्केट में थोड़ी सी रौनक आना शुरू हो गई है और IPO में भी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स जो है अब पार्टिसिपेट करने शुरू हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, वी हैव रिसीव्ड 2.7 बिलियन रुपीस ऑफ डिमांड अगेंस्ट द ऑफर ऑफ 1.375 बिलियन। और हम अल्लाह का शुक्र है कि 1 अरब और 925 मिलियन रुपए जो है इस IPO में हमने रेज किए। सो 3.4 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। और इसके बाद भी सेकेंडरी मार्केट में भी तकरीबन 20% का एप्रिसिएशन हुआ 3 दिनों में। और इसके बाद जो है अभी भी कोई 13-14% का एप्रिसिएशन अभी भी हुआ है। IPO की प्राइस से 77 रुपीज का IPO था। तो मैंने कहा ये आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ वो दे दूं। और इसके अलावा जो आपने मार्केट की बात करी, मार्केट माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल गई है। तकरीबन 11.4 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन अब हो गई है आफ्टर लॉन्ग टाइम, विच इज अ रिकॉर्ड हाई नाउ। 41 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप हो गई है डॉलर टर्म्स में। आप देखें वॉल्यूम जो है वो डबल हो गए हैं पिछले साल से। पहले 10 बिलियन का एवरेज ट्रेडेड वैल्यू होता था, अब 18 बिलियन का हो गया है। और इसमें अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, एनर्जी ने परफॉर्म किया, ऑयल एंड गैस ने परफॉर्म किया। आप देखें जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स हैं, OGDC, PPL, इन्होंने परफॉर्म किया। बैंक ने परफॉर्म किया, बैंक की अर्निंग्स बड़ी जबरदस्त आई है तो उसमें परफॉर्मेंस आई है। इसके अलावा फर्टिलाइजर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, FFBL, इन सब ने परफॉर्मेंस अच्छी करी। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में मिड टीयर सेकंड टीयर स्टॉक्स भी अच्छे बहुत ज्यादा परफॉर्म करें। और ऊपर से जो M&A एक्टिविटीज हो रही है मार्केट में जो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इवेंट ड्रिवन तेजी हो रही है। ज़बरदस्त। तो शाहिद साहब, मज़ीद भी पाइपलाइन है आपकी IPO की? बिकॉज़ बाज़ार अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, पार्टिसिपेशन जैसे आपने कहा वी कीप नोटिंग के जो मंथली PSX की रेटिंग होती है उसमें सम वे और अनदर हमें आरिफ हबीब ज़रूर नज़र आता है। नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स की इंक्रीज़ हो, वॉल्यूम वैल्यू की कंट्रीब्यूशन हो। सो आरिफ हबीब is doing a fantastic job. So, but what market needs is the new companies. Are you working on that? Thank you so much first of all for your kind words. अच्छा, मैं जहाँ तक दूसरे आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है मार्केट का पर्पस ही यही है स्टॉक मार्केट का कि नए इशूअर्स आएँ और वो यहाँ से एक्विटी रेजिंग करें। और ये BF बायो साइंस ने बहुत बड़ी हमें मोटिवेशन दी है और एक नए इशूअर्स को भी एक मोटिवेट किया है कि ऑल्दो मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी लो मल्टीपल 4.4.5 टाइम्स, लेकिन BF बायो को जो
जो मल्टीपल मिला है 13.1 टाइम्स एंड करंटली स्टिल ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स रादर। तो ये मल्टीपल जो मिला है वो बहुत ही अट्रैक्टिव मल्टीपल मिला है, बहुत ही डिसेंट मल्टीपल मिला है, डिसेंट मल्टीपल फॉर द इशूअर्स। तो इससे अंदाजा हुआ कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की फंडामेंटल साउंड हो और कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हो और मैनेजमेंट और स्पॉन्सर्स बहुत ही हाई कैलिबर के हों, स्पॉन्सर्स बहुत ही हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हों, तो आपका अच्छा मल्टीपल आपको मिल सकता है। और इशूअर को ये इस तरीके से मार्केट को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हमारी मार्केट बहुत सस्ती है और उनको मल्टीपल्स अच्छे नहीं मिल सकते। उनको मल्टीपल्स भी अच्छे मिल सकते हैं और उनकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है अगर बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो सही हों, अच्छे हों और पॉजिटिव हों। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हुई है इशूअर्स को। और मुझे लगता है कि 2025 में कैलेंडर ईयर में जो अभी 2024 के 5 आईपीओ हुए हैं रेडी बोर्ड पे और एक आईपीओ हुआ है जेम बोर्ड पे, तो मुझे लगता है कि 2025 में इससे भी ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे याद है शायद साहब पिछले डिस्कशन में आपने कहा था कि 4 के मल्टीपल से बाज़ार नीचे है और बाज़ार में काफ़ी पोटेंशियल है, और हमने देखा कि बाज़ार इस वक्त 88-89,000 के आसपास है, बट जो मल्टीपल्स हैं वो स्टिल वेरी लो 4.4, और हमारा एवरेज जो है वो 8 के आसपास रहा है। सो यू थिंक कि जब ये बाज़ार में एक तो बेहतरी की गुंजाइश अभी भी नज़र आती है बिकॉज मल्टीपल में यू स्टिल हैपन टू बी वेरी चीप, बट इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस आपको नए इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे ताकि अच्छे मल्टीपल पे ज़्यादा वैल्यू ट्रेड हो सके और लोगों को एंट्री एग्जिट में सहूलत हो। सो गोइंग फॉरवर्ड एक तो आप बताएं प्लीज़ कि आपके हिसाब से कितना पोटेंशियल है। हमारे पास जेस के नंबर्स हैं, हमारे पास बाकी ब्रोकरेज हाउसेस के नंबर हैं, किसी ने भी 120,000 से कम के लेवल को नहीं देखा हुआ फ्यूचर में। सो योर व्यू ऑन ऑल दिस, वेयर डू यू सी द मार्केट? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें नए इन्वेस्टर्स की जरूरत है और हमें जो पुराने इन्वेस्टर्स भी चले गए हैं, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनकी होल्डिंग जो है वो कोई 8 से 9 बिलियन डॉलर की होती थी जब हमारी 100 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। तो आज जो है अगर हमारी 41 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनका नंबर बहुत कम है, उनका नंबर जो है बिलियन डॉलर से कम है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स दोबारा से पाकिस्तान में आते हैं बिकॉज हम इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में चले गए और हमने बहुत सारे हमारे इश्यूज हो गए, तो जिसकी वजह से जो है हम फॉरेनर्स के पैसे फंड से भी निकल गए और एक्टिव फंड से भी निकल गए। तो ये अगर दोबारा से आते हैं, और इसके अलावा मुझे तो लगता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो भी अच्छा खासा मार्केट में दोबारा एक्टिव होगा इक्विटीज में। इसकी वजह यह है कि अब उनके फिक्स इनकम के और मनी मार्केट के रेट बड़े कम हो गए हैं। तो वो डेफिनेटली वो वापस आएंगे, उनके कन्वर्जन होगा फ्रॉम इनकम फंड, मनी मार्केट फंड टू इक्विटी फंड। तो वहां से भी अच्छा खासा जो है लिक्विडिटी जो है इक्विटी फंड के लिए आएगी। और इसके अलावा दूसरे इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा कॉल्स हो रही हैं, बहुत सारे नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि न्यू अकाउंट ओपनिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उसमें अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है बहुत ज्यादा सब लोगों को एडवांटेज होएगा। तो मार्केट के नए लेवल्स के ऊपर यू आल्सो सीम्स टू बी इन लाइन विद इन बिल्कुल 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 इसका ताल्लुक होता है, इसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से है। इंटरेस्ट रेट हमें लगता है कि 2% अभी कम होगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी में, और फिर आगे भी अगले 5-6 महीने में हमें लगता है कि ये इंशाल्लाह 12% पे, 12.5% पे आ जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि हमारा रीलेट होगा बिल्कुल जो आपने कहा 4.5 टाइम्स, ये हमें लगता है कि 6 टाइम्स आराम से पहुंचना चाहिए। शाहिद साहब, अगर आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें बीएफ बायोसाइंसेस के इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, तो हमारा फोरम हाजिर है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपने ट्रस्ट किया बीएफ बायोसाइंस के मैनेजमेंट के ऊपर, स्पॉन्सर्स के ऊपर और हमारे ऊपर। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा उम्मीद रखते हैं कि इसमें अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं तो इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है इनके माशाल्लाह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है उनको बहुत सपोर्ट देगी और आगे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देगी। और ये इंशाल्लाह बहुत ही
मीडियम से मीडियम टर्म होराइजन में ही इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न, इससे बेहतर रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करेगा। शाहिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम बातचीत करेंगे खुर्रम खान से, जो कि एक एनालिस्ट हैं, लाहौर मार्केट को देखते हैं। उनसे समझेंगे कि बाज़ार हिस्से में बेहतरी के लिए, इन्वेस्टर बेस की इन्हेंसमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना ज़रूरी है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम खान। इनसे हम जानते हैं कि बाज़ार हिस्से में बेहतरी के लिए क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं। खुर्रम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब, व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट के बाज़ार रिकॉर्ड लेवल पे चली गई है, बट जो मार्केट का शुरू से अब तक का चैलेंज है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी शाहिद अली हबीब साहब से भी बात हो रही थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन है वो इन्वेस्टर्स का है, नए इन्वेस्टर्स का, फ्रेश ब्लड का है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी कीप लिसनिंग एंड वी कीप फेसिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इसके लिए क्या सस्टेन मेजर्स हैं आपकी नज़र में जो लिए जा सकते हैं कि मार्केट में नया इन्वेस्टर भी आए और जब वो आ जाए तो वो फिर वापस ना जाए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका दिया। इसमें बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इन्वेस्टर बेस एक स्टैग्नेंट नंबर्स पे है। अगर हम इसका कुछ बैकग्राउंड देखें तो मार्केट में इन्वेस्टर बेस को इंक्रीज करने के लिए या उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और जो उसकी कह लें कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको काफी हद तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को काफी इम्प्रूव किया है। सेकंड थिंग थी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आईपीओज, ई-आईपीओज, मार्केट सर्विलेंस, ये चीजें हो चुकी हैं। मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही है। अब इसके अलावा जो चीज रह जाती है जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर बेस इंक्रीज होनी है, वो 3 चीजों पे डेवलप करती है। एक तो ये कि आपकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, दूसरी चीज ये कि आपके पास कोई टैक्स रिफॉर्म्स हो, और तीसरी चीज ये कि आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है ये भी आपने देखी होगी कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है this increasing डे बाय डे, और इस्लामिक फाइनेंस प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं और सेकेंडरी मार्केट्स भी आ गई। अब जहां तक ताल्लुक है टैक्स रिफॉर्म्स का, वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जब स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रलाइज किया था, वो म्यूचुअल फंड में उसने अट्रैक्ट करने के लिए एक टैक्स रिफॉर्म्स दी थी ताकि कस्टमर को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। अब तीसरी चीज जो लास्ट चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। देखें, इस मेरा अपना ये जाती ख्याल है एज ए कॉर्पोरेट मार्केट का स्टूडेंट के हमने अपनी स्टॉक मार्केट की जो अच्छी चीजें हैं उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। हमने अपने इन्वेस्टर को, न्यू एंट्रेंट को, नए लोग जो रिच की कैटेगरी में एंटर हो रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेटेड है। आज तक मार्केट में आपने देखा होगा, अगर आप किसी नॉन मार्केट प्लेयर से डिस्कशन करेंगे तो उसका इंप्रेशन यही होगा कि जी मार्केट में तो ये क्रैश आया था, मार्केट में तो ये स्कैम आया था।
वो उसको याद क्यों है, उसको सक्सेसफुल स्टोरीज क्यों नहीं याद, और हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। हमने हमने अपनी मार्केट को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जो इस रीजन में और इंटरनेशनली मार्केट्स प्रोजेक्ट हो रही हैं, और इस पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। Yes. अगर हम अपनी मार्केट की रेगुलेटेड जो स्ट्रेंथ है उसको जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे न्यू एंट्रेंट को, वो उतना ज्यादा जो है वो मार्केट पे बिलीव करके इसमें एंटर होने के लिए कोशिश करेगा। Right. ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम आ जाते हैं सेकंड। अब उसकी मार्केट की ट्रेडिंग की जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस है उस पे आप क्या काम कर रहे हैं और क्या काम होना चाहिए और हो, और जो जो काम हम करना चाहिए क्या उसका आज हमने कोई प्लान बना लिया। Right. these are the things। और मेरे ख्याल से एंड ऑफ द थिंग यही है कि आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस में मार्केट की रेगुलेशंस की प्रोजेक्शन Right. और आने वाले नए जो लोग हैं उन नए इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये दो चीजें हैं जिसके बगैर मार्केट में इन्वेस्टर बेस इंक्रीज नहीं हो सकते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुर्रम साहब, ये आजकल जो अवेयरनेस हम देखते हैं, कुछ ब्रोकर्स भी काम करते हैं, एफर्ट्स भी करते हैं, बट इफ़ यू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द मैरिट प्योरली मैरिटल पर्सपेक्टिव, तो 4-5 ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल आर्म भी है और मसल भी है और 1-2 एफर्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। बट एट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेरे फ़ोन के ऊपर जो मैसेजेस आते हैं वो उसमें ये आता है कि सानी भाई अवेयरनेस सेशन में किसी में गए थे, फलाना स्टॉक हमें बताया था और 6 महीने बाद हम फारिग हो गए, अब हम अपने भाई को भी मशवरा नहीं देते कि वो बाज़ार एसेस में जाए। सो इसके ऊपर जो आप कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसकी अवेयरनेस के लिए, यानी SEC के जो चेयरमैन है वो तो बड़ा साफ कहते हैं कि सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट इज़ अवेयरनेस, बट अवेयरनेस नॉट रिगार्डिंग के एक स्टॉक है ले लो 5 रुपये वाला 50 का हो जाएगा। आई थिंक अवेयरनेस ये है कि तुम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करो, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करो और शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। यू हैव अ व्यू ऑन दैट कि अभी जो हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ गैप्स हैं, बेहतरी की गुंजाइश है? देखें, हमें कन्वेंशनल अप्रोचेस से बाहर निकलना पड़ रहा है। राइट। और डिजिटलाइजेशन का दौर है। हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में म्यूचुअल फंड्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस वक्त मार्केट में जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं या फिर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में उसकी वर्क फोर्स है, उसके रिसोर्स हैं, उनके म्यूचुअल फंड ने अट्रैक्ट करने के लिए उनके बैंक अकाउंट पे, मोबाइल बैंक अकाउंट पे अपना म्यूचुअल फंड का एक पोर्टल कनेक्ट कर दिया। राइट। और उस म्यूचुअल फंड के पोर्टल को कनेक्ट करके आपको भी इसका आइडिया होगा कि जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं उस पोर्टल पे तो आपको कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड को इस तरीके से ले सकते हैं, उसमें उसके पोर्टफोलियो में आप अपने पैसे रख सकते हैं, आपको इतना रिटर्न आ जाएगा। राइट। और वो गाहे जब आप म्यूचुअल फंड पे अगर बैठे बैठे अगर आपको कोई टाइम मिल जाए, आप उस पोर्टल को भी कनेक्ट करने के लिए उसको समझने की कोशिश करें तो उधर पे आपको उनके अवेयरनेस प्रोग्राम लग जाते हैं। ये बैंक्स वो हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स अपने चल रहे हैं, जिसमें इस्लामिक बैंक भी हैं और कॉमर्शियल बैंक भी। अब हमने ये देखना है कि क्या यही लोग म्यूचुअल फंड ही परफॉर्म करते रहेंगे कि नए इन्वेस्टर को लाने के लिए हमारे ब्रोकर्स को इन बैंकों के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे कि जब भी कस्टमर
को हम मार्केट अवेयरनेस देना चाहते हैं Right. अपनी ब्रोकरेज के प्रोग्राम्स की। अब जब तक ब्रोकर्स अपने अपने एरिया से अवेयरनेस से उतर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी नहीं करेंगे थ्रू बैंक्स, मैं फिर कहूंगा थ्रू बैंक्स, थ्रू बैंक्स इसलिए कि मैं भी अपना वॉलेट मोबाइल पे चलाता हूँ। Yes. और मुझे मुझे जब एक XYZ बैंक का वॉलेट खोलना है तो वहां पे मेरे पास किसी ब्रोकर, अच्छे ब्रोकर का कोई ना कोई ऐड आना चाहिए, Yes. कोई उसका अवेयरनेस आना चाहिए। फिर आपको, आप अभी उसमें खोल लें तो आपने अगर कोई डिजिटल पेमेंट्स करनी है तो चंद ही कुछ ब्रोकर्स हैं जो उसमें लिस्टेड हैं, बाकी जो हैं वो अपने प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। In other ये words, you're एक suggesting कि बैंकों को ब्रोकरेज हाउसेस खरीदने चाहिए या लाइसेंस लेना चाहिए on a lighter note. हाँ Right. जी, मेरा मेरा यही ख्याल है कि म्यूचुअल फंड में तो आप बेसिकली एक कुछ एम्प्लॉइज रिसोर्स रख के फंड लेके आप काम चला रहे होते हैं, लेकिन इससे स्टॉक मार्केट की बेस नहीं बढ़ती। Yeah. ठीक है, स्टॉक मार्केट की बेस बढ़ाने के लिए या किसी भी बिजनेस की बेस बढ़ाने के लिए आपको डीलरशिप्स चाहिए, Yes. आपको ब्रोकरेज चाहिए, और ब्रोकरेज को एक उसने जितने इन्वेस्टर को वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा उसके अलावा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का Yeah. रिटेलर के साथ। ठीक है जी। अब ब्रोकर को आपने कैसे अवेयरनेस देनी है कि वो अपने वो उन बैंक्स के साथ डील करे कि भाई आप मेरा भी ऐड और मेरा भी पोर्टल साथ रखें इसके अपने पोर्टल में, ताकि मैं अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहता है या वो देखना चाहता है कि किस किस पोर्टफोलियो में किस किस स्क्रिप्ट में क्या परसेंटेजेस जा रही हैं, वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो उसको अवेयरनेस तो शुरू हो। एक ये चीज। Right. दूसरी चीज ये कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो ग्रास रूट लेवल पे आप जो कल्टीवेट कर सकते हैं, वो मेरा ये ख्याल है कि वो फाइनेंशियल एंड बिजनेस एजुकेशन सेंटर्स हैं। Right. पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं और जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं वो तादाद बहुत ज्यादा, Right. और यही यही वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है और बिजनेसेस करने हैं या रिसोर्स बनना है। Right. अगर आप एकेडमिया और इंडस्ट्री का कनेक्शन का कंसेप्ट सुनते हैं तो आपके पास ये कनेक्शन भी होना चाहिए कि एकेडमिया और स्टॉक एक्सचेंज का कनेक्शन, और उसके लिए आपको इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। आपको ब्लू चिप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अपने प्रोग्राम को शामिल करना पड़ेगा और ये स्टॉक एक्सचेंज को अपने लेवल पे करना पड़ेगा। Yes. इसके लिए ब्रोकरेज, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है, यू कैन Yes. से कि वो अपनी स्क्रीन्स जो है वो कोलैबोरेशन के साथ जितनी भी टॉप नॉच की यूनिवर्सिटीज हैं लाहौर में, कराची में, Yeah. उसमें अपनी स्क्रीन्स को चलाएगी और आपकी तरह के और बाकी ब्रोकरेज के जो भी उनके डिस्कशन होंगी वो डेली उसके ऊपर उसको ऑनलाइन करेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो मैं एक चीज और आपको हाईलाइट करूंगा Right. कि पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग, Yeah. पूरी दुनिया में बिजनेस न्यूज से स्टार्ट होता है, जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ किसी मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल की डिस्कशन से वही कन्वेंशनल और आई कांट यूज एनी अदर वर्ड, वही मतलब कन्वेंशनल तरीके से, और जो क्योंकि दे आर नॉट द एक्सपर्ट और उनकी वो अट्रैक्शन नहीं है कि वो उस तरह के प्रोग्राम से 8 बजे, मतलब मैं ये समझता हूँ कि सुबह तक बैन होना चाहिए
कि कोई और न्यूज आपको नहीं दी जाएगी सिवाय बिजनेस न्यूज के। और अच्छा, उसको देने का भी आपका एक अंदाज है। वो अंदाज जो है वो ऐसा है कि आपने कोई आप कह रहे हैं कि तनकीदी अंदाज में न्यूज नहीं देनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, मेरा आपसे ये इस वक्त दरख्वास्त होगी कि बिकॉज़ वक्त की किल्लत है और हम चाहेंगे कि आखिर में आप सिर्फ एक छोटे से सवाल का मुख्तसर सा जवाब दें, बिकॉज़ वी हैव टू एंड द प्रोग्राम हियर, वी हैव गॉट ओनली 30 to 40 सेकेंड। जो इन्वेस्टर बेस का नंबर है उसके लिए यू हैव अ व्यू कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 लाख है, बाइनेंस का इन्वेस्टर जो है वो 2 मिलियन से ज़्यादा है, ईरान में 6.5 है, हिंदुस्तान में जो है वो यही नंबर कोई 9 करोड़ के आसपास है, बांग्लादेश में नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स हमसे ज़्यादा हैं। यू हैव अ व्यू कि पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स हैं वो क्या होना चाहिए? आई थिंक इसका एट दिस मोमेंट 80 राइट नाउ मार्केट जो है वो 90 को टच करके थोड़ी सी नीचे आई है आज के दिन। वी आर टॉकिंग अबाउट द 25th of October ना। Yeah. और इस मार्केट का जो इन्वेस्टर बेस है वो मतलब कन्वेंशनल भी देखें तो इसको 3 टाइम्स होना चाहिए। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली इसको यही कहूंगा कि कुछ ऐसा इन्वेस्टर बेस है जो म्यूचुअल फंड के नीचे बैठा हुआ है। Yes. और कुछ ऐसा है जो कि मार्केट में आना चाहता है लेकिन उसको अवेयरनेस में नहीं। परसेप्शन का मसला। इन दोनों को पहले टारगेट करना है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर डायरेक्ट ले आएंगे तो म्यूचुअल फंड तो और अट्रैक्ट कर लेगा। राइट। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका 3 टाइम्स होना चाहिए इस वक्त जितना भी इन्वेस्टर बेस है। और इसका जो सबसे जो शॉर्टकट या आसान तरीका है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसको डायरेक्ट मार्केट में लेके आए, और जो अवेयरनेस रखता है और डर रहा है उसको आप जो है टारगेट करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुर्रम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुर्रम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे माज से हम समझेंगे कि ऑप्टिमस कैपिटल बाज़ार हिस्सेस को कैसे देखता है, ईयर एंड क्लोजिंग कहाँ दिखती है, कौन से सेक्टर में बेहतरी दिखती है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ऑप्टिमस के हेड ऑफ रिसर्च माज। इनसे हम समझते हैं कि बाज़ार हिस्सेस को ऑप्टिमस कैपिटल कहाँ देखता है। माज, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। माज, मुझे ये बताएं कि जो बाज़ार हिस्सेस ने अभी तक परफॉर्म किया है, इसको आप कैसे देखते हैं पिछले 6 महीनों की परफॉर्मेंस को, और वो कौन से फैक्टर्स थे और पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग दीज लास्ट 6 मंथ्स? आई थिंक जो लास्ट परफॉर्मेंस थी 6 मंथ्स की, दैट हैज बीन ग्रेट। उसके अंदर कुछ हेडविंड्स भी थे, जिस तरह के पावर सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल उसमें जो कि रीनेगोशिएशन वगैरह चल रही थी तो उसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। अदर देन दैट, जो बैंक्स और फर्टिलाइजर है, मेनली दे हैव बीन द जो है इंडेक्स ड्राइवर। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर भी स्पेसिफिकली जो फौजी फर्टिलाइजर है और फौजी फर्टिलाइजर विकास है कंपनी, उन दोनों के अंदर डेवलपमेंट्स थी काफ़ी। उनके मार्जिन काफ़ी एक्सपैंड कर गए, अर्निंग्स जो है उनमें काफ़ी अच्छी पहुंच गई है। एक तो वो था, डिविडेंड्स अच्छे आ रहे हैं डिस्पाइट ये कि हम एग्री के अंदर जो है कुछ हेडविंड्स देख रहे हैं कि आपने देखा है कि वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं। तो उसके अंदर फार्म जो ओवरऑल जो फार्मर की इनकम्स हैं वो भी हिट हुई है, तो उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर के वॉल्यूम्स है वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो अगेन प्लीज़ कंटिन्यू करें। उसके बाद जो अभी सितंबर के रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जनरली एक फिनोमिना होता है कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल आता है तो इनके मार्जिन एक्सपैंड करते हैं, और लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर कुछ नेगेटिव कैरी की वजह से उनकी भी मार्जिन को सप्रेस थे, तो वो भी थोड़े से ओपन अप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। एंड देन सेकेंडली अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द पास्ट 6 मंथ वो भी कट होना शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर आपको रिटर्न कम हो रहा है तो यू नीड सम ऑल्टरनेट
चैनल्स जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकें, तो एक वो भी मूवमेंट है। तो उन सब की बेसिस के ऊपर लार्जली अभी फर्टिलाइजर एंड बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, काफी बट जो इंडेक्स है। है उसको तो पीपीएल और ओजीडीसी ने खींचा है, या कुछ और सेक्टर भी आपको नज़र आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर ओजी एंड पीपीएल के अंदर भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी एक मेन था प्रॉब्लम, जो लास्ट नवंबर के अंदर देन फरवरी के अंदर जो गैस प्राइस रिवीजन हुई थी, उसी राइट। वक्त ही लार्जली उन्होंने इतनी इंक्रीज कर दिए थे कि जो सर्कुलर डेट है वो अरेस्ट हो जाना था। तो अब अभी आज की एजीएम थी ओजी एंड पीपीएल की, तो उन्होंने वहां पर कंफर्म भी करा है कि उनकी जो सर्कुलर डेट, उनकी जो कैश फ्लोज हैं, अब वो फर्दर जो है वो बिल्डअप या स्टॉक के सर्कुलर डेट के अंदर स्टॉक फर्दर जो है वो बिल्डअप नहीं हो रहा है सर्कुलर डेट के अंदर। तो एक ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये पहले से ही एंटिसिपेटेड, तो उसकी वजह से भी लोग जो है इसमें पॉजिटिव है। फिर एक रेकोटेक की न्यूज़ चल रही थी कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो बातें हैं विद सऊदी वो भी फाइनलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, तो अब उन्होंने भी काफ़ी ड्राइव किया है। ठीक हो गया। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त पोजीशन है मईशत की, बाज़ार हिस्सेस की, जो हमारा इंडेक्स है ये ओजी और पीपीएल ड्रिवन ही रहेगा, या आपको मज़ीद कुछ सेक्टर्स के अंदर बेहतरी और इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नज़र आती है? देखिए अभी अभी इन द शॉर्ट रन चूंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो जो मूवमेंट होगी आई थिंक वो लार्जली इन्हीं जो थ्री बिग सेक्टर्स हैं, एनर्जी एनर्जी है हमारा, फर्टिलाइजर एंड बैंकिंग, इनके अंदर ही रहेगी। फिर अब चूंकि इनके अंदर अब ग्रोथ जो है, जो फर्टिलाइजर एंड बैंक्स के अंदर अगर आप देखें तो आगे गोइंग फॉरवर्ड इनके अंदर ग्रोथ स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, अर्निंग में ग्रोथ नजर नहीं आएगी, राइट। वॉल्यूम से जनरली ग्रोथ इतनी होती नहीं है इनके अंदर। तो आगे गोइंग फॉरवर्ड ये कुछ 2-3 महीने की जो कैचअप एक होनी है, जो कन्वर्जन होनी है फ्रॉम फिक्स इनकम टू इक्विटी मार्केट, उसके बाद आई थिंक सिक्लिकल सेक्टर्स जो हैं वो शुड परफॉर्म, सीमेंट्स वगैरह उनको जो है परफॉर्म करना चाहिए, उनके वॉल्यूम्स जो है मल्टी ईयर्स लो पे हैं, बल्कि अभी जो फर्स्ट क्वार्टर के जो सीमेंट के वॉल्यूम थे वो भी 20% ईयर ऑन ईयर डाउन थे। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ जाएंगे उसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी बननी चाहिए। और जो ओवरऑल आप मार्केट के मल्टीपल्स को हैं वो कहाँ देख रहे हैं इन अ ईयर्स टाइम? देखिए अभी ऑलरेडी जो है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर तकरीबन कोई 4.5 4.6 के मल्टीपल पे जो है वो हमारी मार्केट आ गई है ऑलरेडी। तो इसको जो है रीरेट होना चाहिए, आई थिंक 5 5.5 जो है एटलीस्ट एट द वेरी मिनिमम कंजर्वेटिवली जो है इतना तो इसको रीरेट होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो 5.5 6 की जो बातें लोग कर रहे हैं उसके अंदर आपको वज़न नज़र आता है, और जो स्टॉक्स हैं वो पीपीएल ओजी के साथ, एनर्जी सेक्टर के साथ, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपका क्या व्यू है? बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखिए मेरे ख्याल से मोर और लेस इनकी अर्निंग आगे जाके कुछ स्टेबलाइज होंगी, या मे बी इन द CY 26 शायद थोड़ी सी डिक्लाइन भी, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट जब डिक्लाइन होते हैं तो नेचुरली इनकी इनकम वगैरह थोड़ी सी टिप होती है। फिर लास्ट के अंदर चूंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, डिपॉजिट ग्रोथ भी इनकी काफी हाई थी, तो अब चूंकि इन्फ्लेशन भी नॉर्मलाइज हो रही है, तो ग्रोथ रेट डिपॉजिट्स की, तो वॉल्यूम्स एंड मार्जिन जब दोनों ही नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर अर्निंग की ग्रोथ भी बचेगी। तो मे बी ग्रोथ ड्रिवन इनके अंदर जो है प्राइस मूवमेंट नहीं होगी, मे बी री रेटिंग की वजह से जो है कुछ फर्दर इनके अंदर जो है आप अपसाइड देख सकते हो। एंड वेयर डू यू सी द एक्सटर्नल अकाउंट डाउन द रोड 1 ईयर? फिस्कल 25 का आई थिंक बहुत माइनर सा जो है डेफिसिट हम देखेंगे इस बार, लार्जली बैक ऑयल प्राइसेस काफी डाउन है, ग्रेन बाउंड चल रही है, उसके अलावा रेमिटेंसेस भी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इसको फ्लैटिश 1 बिलियन टू 2 बिलियन एट मैक्स इतना डेफिसिट होगा, 0.5% ऑफ जीडीपी लार्जली यहीं पर ही कंटेन रहना चाहिए। तो और ये जो आईएमएफ के साथ अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपको नज़र आता है कि कैपिटल मार्केट में जो एफडीआई एफपीआई की पोजीशन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बातचीत है, उसमें बेहतरी देखी जा सकती है? एफडीआई जो है वो जनरली टी बेस के अंदर शॉर्ट रन के अंदर थोड़ी बहुत हम बिल्कुल देख सकते हैं, बट आई थिंक ज़्यादा बड़ी एफडीआई जो है लार्जर अगर पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मेरा ख्याल है शायद अभी शॉर्ट रन के अंदर तो मुश्किल होगा, डाउन द ईयर 1 ईयर के अंदर तो मुश्किल लग रहा है कि शायद इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हम इन्फ्लो देखें। बट यस, बिकॉज एक इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लोगों की अट्रैक्शन है कि यहाँ पर एक अच्छा कैपिटल गेन बुक कर सकते हैं, तो उसकी वजह से एक एक्टिविटी ऐसी लगेगी। और ईयर एंड पे वेयर डू यू सी द इंडेक्स क्लोजिंग? दिस ईयर पे आई थिंक 100,000 तो इजीली हो जाना चाहिए, 100,000 105,000 आई थिंक यहाँ तक इसको CY 24 दिसंबर एंड है, अभी 2 महीने रह गए हैं ऑलमोस्ट, तो इसके अंदर यहाँ तक इजीली जो है वो रीच कर जाएगी। राइट। सो जो रिज़ल्ट सीज़न है उसका हमने नतीजा देख लिया, जो सर्टन सर्कुलर डेट रिलेटेड चैलेंजेस थे उसका हमने नतीजा देख लिया। आईपीपी की साइट के ऊपर
जो मोहम्मद अली मिनिस्टर साहब काम काज कर रहे हैं, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। बट देयर इज़ अ व्यू कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें चैलेंजेस देखे जा सकते हैं अगर IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप इसी अंदाज से टर्मिनेट करेंगे तो जो नई इन्वेस्टमेंट है उसमें मसाइल हो सकते हैं। यू हैव अ व्यू ऑन दैट? आई थिंक बिल्कुल लोग कंसर्न रहेंगे लोगों के। अभी आप देख लें फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन जो एक्सिम बैंक था उनने भी कहा कि आप हमें एश्योरिटी दें, हमें जो है फर्स्ट राइट दें, तो स्पेशल उनको राइट्स चाहिए। तो इसी तरह अगर हम बाकियों को भी देखें तो दे वांट सर्टेन जो स्पेशल ट्रीटमेंट विद देम, कि उनको किसी तरह की एश्योरिटी चाहिए होती है कि जो अपने जो है वो पैसे बाहर ले जाएं, या फॉर एग्जांपल उनके जो है वो कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट रीओपन ना हो सके, तो इस तरह की चीज़ें तो जनरली वो लोग ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं। तो हमने रेपुटेशन हमारी खराब हो गई है, आई थिंक उसको थोड़ा टाइम लगेगा रीबिल्ड होने में। उस केस के अंदर हम FDI के अंदर अभी जो है वो शायद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना हो। माज, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शाहिद अली हबीब साहब, जिन्होंने बताया कि जो बाज़ार है वो 4.4 के मल्टीपल पर है और बाज़ार जो है 6 पर री रेट हो सकती है। दैट मीन्स कि बाज़ार में आप 1,20,000 30,000 का लेवल देख सकते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस जो मार्केट में बातें हो रही हैं। आई एम ओनली कन्वेइंग एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। BF बायो साइंसेज में RF हबीब डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ रही है और जो पार्टिसिपेंट हैं, न्यू एंट्रेंट टू द मार्केट हैं, उनको भी अच्छे तजर्बे हो रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहते खुर्रम खान, लाहौर के एक मायनाज एनालिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, बट सस्टेन बुनियादों पर अच्छी प्रोडक्ट्स को लाने की ज़रूरत है। नए इन्वेस्टर के जो अच्छे तजर्बात हैं उनको प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है। जो पुरानी बैड स्टोरीज़ और जो बैड पेचेस की परसेप्शंस हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। मार्केटिंग के ऊपर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। लाहौर में जो भी कुछ होता रहता है उसके ऊपर फ्रॉम टाइम टू टाइम ही कीप्स कमेंटिंग एंड ही हैज़ अ व्यू कि इन्वेस्टर बेस जो है वो कम से कम 1 मिलियन इन्वेस्टर का होना चाहिए। आखिर में हमने बातचीत की ऑप्टिमस के हेड ऑफ रिसर्च से, जिन्होंने ये कहा कि जो बाज़ार है वो कोई 120-30 का लेवल जो मार्केट में बातें हो रही हैं, दैट इज़ प्लॉसिबल। देयर सर्टन सेक्टर्स ड्राइवर ऑफ द मार्केट, एनर्जी सेक्टर, PPL, OGDC, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहरहाल इंडेक्स को दोनों हाथों से थामना होता है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दे हैव अ व्यू कि उसमें स्टेबिलिटी देखी जाएगी, वो काइंड ऑफ जिस लेवल तक जाना था चले गए। दिस इज़ अगेन परसेप्शन ऑफ द मार्केट, नॉट ट्राइंग टू सजेस्ट एनीथिंग। ऑल आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज़ के बाज़ार में अगर नया इन्वेस्टर आ जाए तो मार्केट जो री रेट होगी तो बाज़ार में क्राइसिस नहीं आएगा, बिकॉज इफ़ यू डू हैव न्यू इन्वेस्टर वो लोगों को एग्ज़िट फैसिलिटेट कर देंगे और फ्रेश ब्लड जो है उसको मसला नहीं होता। 2-4-5 साल के लिए बाज़ार में फ्लक्चुएशन भी हो, दे होल्ड। सो दीज आर द थिंग्स जिसको रेगुलेटर को देखने की ज़रूरत है, अच्छे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ साथ इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत है। दरअसल में यही मार्केट की प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।